अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिट 3 हमने स्टडी करना है, हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो है वो मेरे से मिस हो गई थी एक्सप्लेन करना, तो वो आपने जो है वो देखनी है। ये यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और उसकी वजह से वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, तो जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती मैसेज के ऊपर। यहाँ पे हम वैल्यू मिस कर गए थे कि जी की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻² होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस के करीब जो ही वो अर्थ के साथ टच हुआ है तो तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, करीब तरीन वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेती है। जब कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ मूव करता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मींस पॉजिटिव का मतलब है वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द अर्थ, ऊपर की तरफ जा रहा है हाइट पे, तो तब जो है वो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू कम होती जाती है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, हाइट की तरफ उसे फेंका गया है, आपने बॉल एट जो है वो ऊपर फेंकी है, पेन जो है वो ऊपर की तरफ फेंका है, तो जब वो जमीन से अवे मूव कर रहा है तो जी के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। अगर हम हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। माइनस का साइन हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? माइनस का साइन हमें ये बताएगा कि इसकी वैल्यू अब डिक्रीज हो रही है। अगर प्लस है, माइनस का साइन नहीं यूज किया, या उसके साथ प्लस लगा हुआ है, प्लस नहीं भी यूज किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, माइनस भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, जी की वैल्यू बढ़ रही है, वो जमीन की तरफ आ रहा है या जमीन के करीब तरीन है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ये जो है वो मिस हो गई थी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, यूनिट 3, डायनामिक्स। डायनामिक्स हमने स्टडी करना है। इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर देखा वो था हमारे पास काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स हमारे पास जो हमने चैप्टर था, हमने उसकी जो डेफिनेशन देखी, वो डेफिनेशन हमने क्या देखी, हमने उसकी डेफिनेशन स्टडी की, द स्टडी ऑफ अ मोशन विदाउट इट्स कॉजेज, विदाउट स्टडिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन स्टडी करेंगे लेकिन उसकी कॉजेज को स्टडी नहीं करेंगे। मींस कि मोशन हो रही है, मोशन से एसोसिएटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं वो तो हम स्टडी कर रहे हैं, कि जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मोशन कौन कौन सी है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है, फिर उससे एसोसिएटेड सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो मोशन हो रही थी वो मोशन किस वजह से हो रही थी। अगर बॉडी रेस्ट पे आ रहा है तो उसकी रीज़न क्या है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, और क्यों बढ़ रही है, कौन सी चीज़ वेलोसिटी को ज़्यादा कर रही है, कौन सी चीज़ वेलोसिटी को कम कर रही है, या बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गया है तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, वो हमने स्टडी नहीं किए। तो ये जो चैप्टर यूनिट 3 है, यहाँ पे स्टडी करना है हमने डायनामिक्स के अंदर कॉजेज को। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन पे आ जाएं, तो डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। The branch of mechanics which deal with the study of motion of an object and the of cause of its motion is called dynamics. मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, क्योंकि मैकेनिक्स हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि मैकेनिक्स जो है वो क्या है, मैकेनिक्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो यहाँ पे ये जितनी भी जिसमें हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं वो तमाम किसकी ब्रांचेज हैं, वो मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं। तो मैकेनिक्स की ये ब्रांच है जो डील करती है मोशन की स्टडी को, और साथ क्या कर रही है, एंड द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन, मोशन की कॉजेज को स्टडी कर रही है। ये क्या कहलाती है, डायनामिक्स। अब इसके अंदर आगे जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास फोर्स है, फिर फोर्सेस की टाइप्स हैं, फोर्सेस के लॉज हैं, फिर इसके बाद मोमेंटम है, इनर्शिया है, मतलब ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करनी है। मेन जो चीज़ आपने देखनी है वो इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स क्या है और डायनामिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ही है, लेकिन एक जो ब्रांच है उसके अंदर हम जस्ट क्या करते हैं, हम जस्ट स्टडी करते हैं मोशन को विदाउट काजेस, उसके जो फैक्टर्स हैं वो स्टडी करते हैं, काजेस को नहीं देखते कि क्या वजूहत है। लेकिन जब हम डायनामिक्स के अंदर आते हैं तो डायनामिक्स के अंदर
हम स्टडी करते हैं मोशन को और साथ साथ किसको, हम उसकी जो कॉजेज हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से मोशन हो रही है, उनको भी स्टडी करेंगे। फिर इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं एसोसिएटेड हैं जो मोशन की वजह से जो इफेक्टेड हो रहे हैं या मोशन को इफेक्ट कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं पॉसिबली, उनको हम जो है वो स्टडी करते हैं डायनामिक्स के अंदर। तो इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका फोर्स। फोर्स बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें आप। अ फोर्स मूव्स आर टेंड टू मूव। कोई भी जो चीज है उसको मूव करवाती है फोर्स, या क्या करती है, उसको मूव करवाने की कोशिश करती है। स्टॉप करती है, चलती हुई कोई चीज है, कोई चल रही है, गाड़ी चल रही है, कोई चीज चल रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करती है या रोक देती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फिर अगर स्टॉप नहीं करती तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। मीन्स अगर फोर्स लगाते हो, कोई चीज़ आ रही है उसके ऊपर आपने उसको धक्का दे दिया है, तो उसकी डायरेक्शन, आपकी फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि उस बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ उसका, तो वो क्या करेगी, अगर रोक नहीं सकी तो उसकी डायरेक्शन को कम अज़ कम क्या कर देगी, चेंज कर देगी। जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं तो गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं, या गाड़ी एक आ रही है, एक गाड़ी सीधी से आ रही है, एक गाड़ी साइड से आ रही है, तो साइड वाली गाड़ी ने हिट किया है सामने जो स्ट्रेट गाड़ी आ रही है उसको, तो क्या करेगी। अब गाड़ी की अगर जो है मोशन बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, या उसका जो है वेट ज़्यादा था, तो अब उसने जब हिट किया तो कोई फोर्स अपनी उस गाड़ी को प्रोवाइड की। अब अगर वो गाड़ी स्टॉप नहीं भी होती, वो रुकती भी नहीं भी है, तो क्या होता है, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो मुड़ जाती है, गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, या वो दोनों आपस में टच करेंगे। अब वो किस वजह से था, फोर्स की वजह से था, डायरेक्शन चेंज होगी। दो चीज़ें आपस में टकराई, टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन, अगर वो रुकी नहीं है, उनका जो है वो उनमें इलास्टिसिटी थोड़ी सी मौजूद है, तो वो क्या करेंगी, फिर वो रुकेंगी नहीं बल्कि क्या करेंगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर वेट ज़्यादा है या उनको कोई फैक्टर नहीं मिलता तो वो क्या करेंगी, रुक जाएंगी, अदरवाइज उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आप बॉल लो, या कोई चीज़ जो है वो आप किसी जो है वो हार्ड सरफेस के साथ, वॉल के साथ टच जो है वो उसे फेंकते हो। अब बॉल जो है वो इलास्टिक है, जो ही आप उसको फेंकते हो तो वो क्या होता है, वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करती है। अब आपने फोर्स अप्लाई की, वो आगे की तरफ जाना शुरू हो गई, मूव करना शुरू हो गई। अब वॉल के साथ टकराई, वॉल ने क्या किया, वॉल ने उसे आगे जाने से तो रोक दिया, अब आगे नहीं जा रही, लेकिन क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि इलास्टिक थी, आगे तो जा नहीं सकती थी, तो वो आगे जाने के बजाय क्या किया, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, वो पीछे की तरफ आई। बॉल जो है, आप नॉर्मल टेनिस बॉल जिसके साथ आप क्रिकेट खेलते हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स बेसिकली क्या है, पुश पुल, पुलिंग फोर्स होती है, पुशिंग फोर्स होती है, आप पुश करते हो चीज़ों को, पुल करते हो, तो ये सारी फोर्स की जो है वो आगे किस तरह की फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये सारी उसकी टाइप्स हैं। तो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, फोर्स किसी भी चीज को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, स्टॉप, चलती हुई चीजों को स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या करती है, फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी कर देती है, मोशन जो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट उनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। What happen when you press a balloon? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है, you can cut an apple with a knife by pushing its sharp edges into the apple, thus a force can it change the shape and size of, means अब किसी चीज को आपने अगर काटना है, किसी चीज को कट करना है, तो उसको आप क्या करते हो, नाइफ की मदद से उसका जो शार्प एज है उसको ऊपर से प्रेस करते हो, तो वो उसकी शेप को भी चेंज कर देता है, फोर्स लगा के आप उसकी फोर्स शेप को भी चेंज कर देते हो। तो ये उसने एक और फैक्टर बता दिया कि शेप चेंज करनी हो तो तब भी जो है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर प्रेस ऊपर बैलून को जो उसकी एग्जांपल दी हुई है कि बैलून है, बैलून को जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, बैलून अगर उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी वाल्स जो है वो प्रेशर अंदर की तरफ, अंदर वाली वाल्स के अंदर हवा है, एयर है जो बाहर की तरफ उसकी वाल्स को धकेल के रखती है, हम बाहर से जब उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इनर्शिया। इसके बाद इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको समझना थोड़ा सा इसमें जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है बंदे को, ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इसका मसला होता है इनर्शिया का। तो इसको पहले देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले ये
ऑब्जर्व किसने दिया, ये इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सर गैलीलियो ने दिया, जिनको हम पीछे जो है वो देख चुके फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, जिसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। फिर इसके बाद जो इनर्शिया है उसका कॉन्सेप्ट भी गैलीलियो ने दिया। उन्होंने क्या बताया, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव आर टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर वन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इजी है मूव करना या स्टॉप करना स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देन हैवियर वन। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं उन हैवियर ऑब्जेक्ट्स की निस्बत जिनका मैस कम है, जिन ऑब्जेक्ट का मैस कम है, उन ऑब्जेक्ट को रोकना भी आसान है और उनको मूव करवाना भी आसान है। जिनका मैस ज्यादा है उनको रोकना भी मुश्किल है, उनको चलाना भी मुश्किल है, क्योंकि उनका जो एक फैक्टर है कि उनकी ऊपर फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो फैक्टर जो है हमें रोकता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। इसके बाद अगर आप आ जाएं न्यूटन कंक्लूड। अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने जो है वो इसको कंक्लूड किया, इसका एक रिजल्ट दिया। न्यूटन कंक्लूड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज। मींस अब अगर कोई बॉडी चल रहा है तो हम उसे रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब उसे रोकेंगे तो वो आगे से इनकार करेगा रोकने। अब चल रहा है तो अब वो चाहेगा कि मैं चलता रहूं। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो हम उसे चलाना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो ये होगी कि मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका ही रहूं, मुझे चलाया ना जाए। तो वो जो चेंज है वो चेंज को रेजिस्ट करती है ऑब्जेक्ट। मींस अगर चल रही है तो वो रुकने के लिए रेजिस्ट करेगी कि मैं रुकना नहीं चाह रही, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि चलती रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और हम उसे चलाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की क्या मर्जी होगी कि वो रुकी रहे, उसे चलाए कोई ना, वो रेजिस्ट करेगी। चलने से पहले वो एक इनकार करेगी कि मुझे चलना नहीं है। जैसे हम सोए हुए हैं, स्कूल जाने के लिए आप जो है वो सुबह अगर आपको कोई आके उठाता है तो आपकी क्या मर्जी होती है, आपका दिल होता है कि मुझे कोई ना छेड़े, मैं जो है वो सोया रहूं, ठीक है। तो वो जो आपकी एक रेजिस्टेंस है, आप थोड़ा सा जो है वो आगे से रेजिस्ट करते हो, थोड़ा सा रोने वाला मुंह बनाते हो, थोड़ा सा आप जो है वो आगे से को बहाना बनाते हो, तो वो जो तमाम चीजें हैं कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते, आप रेस्ट करना चाहते हो, तो आपको घर वाले जब आके जगाते हैं तो आप आगे से कोई बहाना बनाते हो, आप जो है वो आगे से रेजिस्ट करते हो, रोने की कोशिश करते हो, या उनको जो है फोर्स करते हो कि मुझे ना छेड़े। तो वो जो चेंज, स्टेट ऑफ चेंज है, मींस रेस्ट पे हो आप, आपको स्कूल भेजा जा रहा है, आपको जो है वो आपकी स्टेट चेंज की जा रही है कि आप रेस्ट नहीं करो, जाओ पढ़ो। तो आप आगे से जो है वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में इनर्शिया है। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे इंसान है चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपनी स्टेट को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, चेंज होने से रोकते हैं। अगर कोई चीजें चल रही हैं तो उनकी मर्जी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो चलती रहें। अगर कोई चीजें रुकी हुई हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है वो क्या करें, रुकी रहें। तो सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा, कंक्लूड किया कि हर बॉडी रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट को चेंज करने में। वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है या मोशन की भी हो सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है मैटर की, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, स्टेट के अंदर चेंज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अब जितनी बॉडी का मैस ज्यादा होगा इतना इनर्शिया ज्यादा होगा, मींस उसकी रेजिस्टेंस की फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। मतलब अगर कोई जो है वो आदमी आपसे बड़ा है, आप जैसे आपके फादर हैं, तो आपने कोई चीज़ मनवानी है उनसे या उनसे कोई चीज़ लेनी है, तो आपको पता है कि वो गुस्सा करेंगे, तो आप जो है वो फिर क्या करते हो, उन आपको पता है कि उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। छोटे बच्चे को मनाना आसान है, उसको आप बिला फुसला के जो है उससे कोई चीज़, जो बड़े आदमी को जो है वो बिलाना फुसलाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जितना जो है वो वेट, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स का वेट जब बढ़ता जाता है, तो उसकी एग्जांपल ये वहाँ पे बनती नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है तो मैस ज्यादा होने का मतलब है कि उनकी जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उनकी इनकार की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी क्योंकि वो पावरफुल है। और जो छोटी चीजें हैं उनकी जो है वो मैस कम है, तो उनके ऊपर हम ज्यादा फोर्स लगा के हम उनको क्या कर सकते हैं,
हम उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, हम उनकी स्टेट को ज़बरदस्ती चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी स्टेट ज़बरदस्ती चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो घर में एग्जांपल लें कि आपने जो छोटे बहन भाइयों से कोई चीज़ लेनी है तो वो आसान है, उनको जो है वो आप थोड़ा सा प्रेशर करके उनसे जो कर मनवा सकते हो, ठीक है। बड़े हैं तो बड़ों को आप प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, उनको उनसे चीज़ लेना थोड़ा सा मुश्किल है, जो छोटे हैं उनसे चीज़ लेना आसान है। तो इसी तरह अगर आप इसको अप्लाई करो इनर्शिया के ऊपर, तो जितनी बड़ी चीज़ें हैं जिनका मैस ज़्यादा है उनकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस की फोर्स ज़्यादा होगी। जितनी जो है वो ऑब्जेक्ट स्मॉल होगी इतना उसका मैस कम होगा, जितना मैस कम होगा इतना उसकी स्टेट को चेंज करना आसान होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का मतलब इनकार करता है, आगे से जो है वो कहता है कि मैंने नहीं करना। एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट को या रेस्ट की स्टेट को। मींस इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको, मोशन करने को, मूव करने को। अगर रेस्ट पे है तो वो उसकी कोशिश होगी मैं रेस्ट पे ही रहूं, मुझे कोई ना छेड़े, मैं मूव नहीं करना मुझे। वो आप उसे मूव करवाओगे पहले ही उसकी कोशिश होगी कि मैं बस रेस्ट पे रहूं, मुझे मत छेड़ो। और अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसकी कोशिश होगी मुझे जो है वो रेस्ट पे नहीं जाना, वो पहले कोशिश करेगा कि मैं चलता ही रहूं। तो वो जो चेंज है मोशन से, मूव करने से, रेस्ट पे आने से पहले रेजिस्टेंस की जो फोर्स है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बेसिकली क्या है, इनर्शिया है। और इनर्शिया इज डिपेंड ऑन द मैस, ठीक है। किसके ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है, मैस के ऊपर। ये फैक्टर आपने याद रखना है, इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज एमसीक्यूज में भी आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी आ सकता है। और इसको रिलेट करेंगे हम मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो मोमेंटम के साथ भी आपने देखना है कि मोमेंटम के साथ ये कैसे रिलेट होता है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। ये यहाँ तक जो है वो हमने दो इसकी डेफिनेशन देखी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, हम स्टडी करेंगे। उसमें हमने जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फोर्स का जो फर्स्ट लॉ है और इनर्शिया, ये दोनों कंपैरेटिवली क्या है, सेम है, इनकी डेफिनेशन मिलती जुलती है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको भी साथ ही स्टडी कर लेते हैं। अच्छा जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। यहाँ पे अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन के मुताबिक क्या कर रहा है, कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जारी रखेगा रेस्ट की स्टेट को, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर या वो चलता रहेगा, जारी रहेगा चलना, या कि रेस्ट पे। प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट होने की, जब तक उसके ऊपर हम कोई नेट फोर्स लगा के या बैरूनी फोर्स लगा के उसकी उस स्टेट को डिस्टर्ब नहीं कर देते। जैसे एग्जांपल, आपने एक बुक थी आपके पास, कॉपी थी, कोई भी चीज़ थी, आपने रूम के अंदर रख दी। अब रूम को बाहर से आपने कर दिया लॉक। अब क्या होगा, आपने उस रूम को 1 वीक के बाद जो है वो खोला, अब जिस जगह आपने कॉपी रखी थी वहीं पे पड़ी हुई होगी। उस रूम के अंदर आपके अलावा आपके जाने के बाद कोई नहीं आया। अब क्या वजह है कि वो वहीं पे जिस जगह आपने रखी थी वो वहीं पे पड़ी हुई है, उसकी वजह कि उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स आके अप्लाई नहीं हुई कि वो वहां से उसे चलाए और वो दूसरी जगह उसे ले जाए, वो वहीं पे पड़ी हुई है। अगर आपके जाने के बाद रूम के अंदर कोई बंदा आया, उसने क्या किया, उसने उस कॉपी को वहां से उठाया और जिस जगह पे आपने रखी थी उसकी जगह चेंज करके किसी दूसरी जगह पे रखी।
तो आपके जाने के बाद उस कॉपी की जो स्टेट थी उसको चेंज किया। इसने एक एक्सटर्नल फोर्स, आपके अलावा एक और फोर्स अप्लाई हुई जिसने उसको उठाया वहां से और दूसरी जगह जाके उसे रख दिया। तो कोई भी चीज़ है जहाँ पे आप उसे रख देते हो, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। कब तक? जब तक कोई दूसरा जो है वो दूसरी फोर्स आके उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती और उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देती। या आपने क्या किया, आपने कॉपी रखी, कॉपी रेस्ट पे है, आपने 2 दिन बाद गए, 3 दिन बाद गए, 4 दिन बाद गए, 5 दिन बाद गए, रूम के अंदर आपके अलावा कोई नहीं गया, जब तक आप नहीं गए तो वो रेस्ट पे थी। आप उसे अगर उस दिन भी नहीं छेड़ोगे तो वो रेस्ट पे रहेगी। जो ही आप उसको, आप चाहते हो कि आप इसको नहीं, मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट करना है दूसरे रूम में, आप वो खुद से दूसरे रूम में नहीं गए, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, अपने हाथ से उसको उठा लिया। उसको उठाकर आपने क्या किया, आपने उसको उठाया, आपने एक फोर्स अप्लाई कर दी। आप फोर्स अप्लाई की तो वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी पहले, आपने उससे अपने हाथ से उठाया, फोर्स अप्लाई की, अब एक और फोर्स अप्लाई हो गई। पहले वो रेस्ट पे थी, उसकी स्टेट को चेंज करने वाली एक फोर्स आ गई, आपने हाथ से फोर्स अप्लाई की और उसे उठाया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, मोशन को चेंज कर दिया। तो जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर कोई रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अनटिल कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होकर उसको डिस्टर्ब ना करे, तब तक बॉडी जो है वो क्या करती रहेगी, अपनी स्टेट को कंटिन्यू कर रखे रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको, इसका जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसमें हम कहते हैं कि बॉडी स्टेट चेंज नहीं होती तब तक जब तक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होकर उसको चेंज ना करे, तब तक। तो मीन बॉडी जो है वो अपनी स्टेट कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू। उसमें नक्शे में क्या रखा पड़ा था हमने कि वो जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, रेजिस्ट करती है। यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया कि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी बॉडी की स्टेट जो चेंज नहीं होगी। तो इसकी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला जो पैराग्राफ है इसका आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर आप देखो तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। ये न्यूटन सेकंड लॉ से पहले पढ़ेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, बता सकता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक। We have observed that passengers standing in a bus fall forward when a driver apply a brake suddenly। अब इसमें वो जो फिनोमेना हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि गाड़ी के अंदर हम खड़े हों तो अचानक ब्रेक लगे तो हम किधर की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ हम जो है गिरते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं, खड़े हैं, गाड़ी भी खड़ी है, अचानक गाड़ी जो है वो चले और हम जो है वो बिल्कुल जो है वो तैयार नहीं है, अनकॉन्शियसली हम जो है वो क्या करते हैं, बैठे हुए पीछे की तरफ मूव करते हैं। गाड़ी अचानक चले, आगे की तरफ चलेगी, हम पीछे गिरेंगे। तो उसकी वजह क्या है, कि उसकी वजह ये है कि जब हम गाड़ी के अंदर खड़े हैं तो जब ब्रेक सप्लाई हुई तो हमारा जो अपर पार्ट है वो क्या करता है, अपनी कंटिन्यू करना चाहता है अपनी मोशन को। नीचे वाला जो हिस्सा है बॉडी का वो टच हुआ हुआ है बस के साथ, गाड़ी के साथ, तो जो ही गाड़ी स्टॉप होती है तो वो भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर वाला बॉडी उस स्टेट में कुछ कंटिन्यू करना चाहता है जो आगे की तरफ चल रही थी गाड़ी, तो हमारा ऊपर वाला बॉडी क्योंकि उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है, मोशन वाली स्टेट को, और हमारा नीचे वाला बॉडी स्टॉप हो जाता है, तो हमें जो है वो एक झटका लगता है और हम जो है वो क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसी तरह हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस में जो है वो अचानक स्टार्ट हुई है, अचानक चलना शुरू किया, तब हम जो है वो हमारा लोअर बॉडी किस पे था, रेस्ट पे था, ठीक है। तो हमारा पूरा बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट को जो है कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन जो ही बस जो है वो गाड़ी चलना स्टार्ट करती है अचानक, तो हमारा लोअर बॉडी जो है वो बस के साथ जो करता है वो क्या करता है, वो आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है। हमारा ऊपर वाला बॉडी क्या करता है, उस स्टेट को जो रेस्ट है उसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो हमें एक झटका लगता है, हम पीछे की तरफ जो है क्या करते हैं, फॉल करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, जो नो, इसमें इसको स्टडी करें तो यहाँ पे भी ये भी प्रैक्टिकली आपको एक फिनोमेना है जो हम बैठे हुए गाड़ी में देखते हैं। When a bus take a sharp turn, passenger will fall in। अब जब गाड़ी
जो है वो टर्न लेती है, कहीं पे आप जाओ पहाड़ी रास्तों पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टर्न आया है और गाड़ी ने जल्दी से टर्न लिया है, तो आप बाहर की तरफ गिरते हो। मीन आप जो है वो गाड़ी ने अगर टर्न लिया है तो आप बाहर की तरफ गिरोगे, साइड की तरफ जो है वो आप आउटवर्ड मूव करते हो। वो जो आउटवर्ड आप मूव करते हो किस वजह से, वो भी इनर्शिया की वजह से। इसकी सबसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहली लाइन में क्या लिखना है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, ये लाइन आपने इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया, हाईलाइटिंग में इसको हाईलाइट करके मार्कर के साथ पॉइंटर के साथ इसको आपने मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ बात हो रही है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैंने बात takes a short term passenger fall in outward direction, it is due to inertia। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, it is due to inertia that they want to continue their motion in a straight line and thus fall outward। गाड़ी सीधी जा रही थी, अचानक उसने टर्न लिया। अब बॉडी जो है वो किस स्टेट में थी, सीधी लाइन जो है वो जाने वाली रोड की जब सीधी जा रही है तो हमारी बॉडी भी उसी के साथ सीधी जा रही है। हमारी बॉडी की स्टेट भी है कि हमें सीधे स्ट्रेट लाइन जाना है। अब गाड़ी ने क्या किया, टर्न ले लिया, अचानक टर्न लिया तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी। हमारी बॉडी जो है उसी स्ट्रेट लाइन वाली जो कंडीशन के लिए तैयार थी। तो जो ही बॉडी ने सॉरी गाड़ी ने टर्न लिया, तो टर्न लिया तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी, हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए तैयार थी। तो ड्यू टू इनर्शिया क्या हुआ, हमारी बॉडी जब गाड़ी टर्न लेती है तो हमारा लोअर बॉडी गाड़ी के साथ मूव जाता है, ऊपर वाला बॉडी जो फ्री होता है वो क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये ड्यू टू इनर्शिया